दोस्तों नमस्कार, सभी को गुड मॉर्निंग। और आज हम लोग पढ़ेंगे मनुष्य के श्वसन तंत्र के बारे में। इससे पहले वाली वीडियो में हमने पढ़ा था कि जीवों में श्वसन कैसे होता है, यानी जो छोटे छोटे जीव होते हैं और जो बड़े जीव हैं उनकी कोशिकाओं में जो श्वसन होता है उसके बारे में हमने पढ़ा था। अब इस वाली वीडियो में हम लोग मनुष्य के श्वसन के बारे में, मनुष्य के श्वसन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि मनुष्य के श्वसन तंत्र में कौन से प्रमुख अंग होते हैं जिनके माध्यम से श्वसन होता है और कौन से जो है सहायक अंग होते हैं जिनके माध्यम से श्वसन में सहायक होते हैं, जो श्वसन में सहायक होते हैं। तो उससे पहले जो कुछ छोटे छोटे जीव होते हैं जिनमें स्पेशल अंग पाए जाते हैं, स्पेशल आर्गन पाए जाते हैं, उनके बारे में थोड़ा जानकारी ले लेते हैं कि कौन सा जीव किस श्वसन अंग के माध्यम से श्वसन क्रिया को संपन्न करता है। अमीबा जो होता है, अमीबा में कोई श्वसन अंग नहीं पाया जाता है, नाक और फेफड़े कुछ नहीं पाया जाता है। तो अमीबा में सिर्फ कोशिका झिल्ली पाई जाती है, जिससे अमीबा विसरण की क्रिया के द्वारा अमीबा अपने श्वसन को पूर्ण करता है। केचुआ की त्वचा के ऊपर जो है ऐसी त्वचा होती है जो वायु से ऑक्सीजन को ग्रहण कर लेती है और केचुआ करता है अपनी त्वचा के माध्यम से, केचुआ अपनी त्वचा के माध्यम से श्वसन कर लेता है। मछली, इसमें गलफड़े पाए जाते हैं, इनमें क्या पाए जाते हैं, गलफड़े पाए जाते हैं। मछली में गलफड़े या इनको क्लोम कहते हैं, क्या कहते हैं, क्लोम, ठीक है, क्लोम या गिल्स, इनको क्या कहते हैं, गिल्स कहते हैं, हम इनके कहते हैं गिल्स कहते हैं। गलफड़े या गिल्स पाए जाते हैं, इनके माध्यम से जल में घुली हुई ऑक्सीजन को ये ग्रहण कर लेती हैं। कीट, इसमें पाए जाते हैं ट्रैकिया, इसमें क्या पाए जाते हैं, ट्रैकिया वैसे श्वास नली को कहा जाता है, ये हमारे फेफड़ों के ऊपर लगी होती है, जैसा मैंने उसमें लगा रखा है ट्रैकिया। कीट जो होते हैं वो किस इस टाइप के होते हैं और इनमें बीचों बीच में जो होता है उसे ट्रैकिया कहते हैं। और ट्रैकिया से छोटी छोटी जो नलिकाएं होती हैं, जुड़ी होती हैं, इनको स्पाइरल्स कहते हैं। ये छोटी छोटी जो बूंदी होती हैं, इनके माध्यम से ये श्वसन करते हैं, तो ट्रैकिया और स्पाइरेकल्स इनके माध्यम से ये श्वसन करते हैं। और मनुष्य और बड़े जीव जो होते हैं उनके श्वसन अंग फेफड़े होते हैं, जितने भी मनुष्य हैं और बड़े जीव हैं जो थलचर हैं उनके श्वसन अंग फेफड़े होते हैं। अमीबा विसरण की क्रिया से, केचुआ त्वचा के माध्यम से, मछली गलफड़े के माध्यम से, कीट ट्रैकिया और स्पाइरेकल्स के माध्यम से, और मनुष्य और बड़े जीव फेफड़ों के माध्यम से श्वसन करते हैं। तो इसको हम इरेज कर देते हैं, उसके बाद में हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, मनुष्य के श्वसन तंत्र के बारे में। मनुष्य के श्वसन तंत्र में दो प्रमुख अंग पाए जाते हैं। मनुष्य के श्वसन अंग में प्रमुख अंग जो होते हैं, मनुष्य के श्वसन तंत्र में प्रमुख अंग फेफड़े होते हैं, प्रमुख अंग फेफड़े होते हैं। मनुष्य के श्वसन तंत्र में प्रमुख अंग फेफड़े होते हैं। यही जो होते हैं वायु को ग्रहण कर लेते हैं और वायु से गैसों का विनिमय करते हैं और बाहर से वायु फिर से शरीर से बाहर निकाल देते हैं। तो इस फेफड़ों के अलावा सहायक अंग होते हैं। फेफड़ों के अलावा ये सहायक अंग होते हैं। कौन कौन से सहायक अंग होते हैं? फेफड़ों के अलावा जो सहायक अंग होते हैं उनके बारे में जानते हैं। क्या होती है? पहले तो हमारी जो होती है नासिका, नंबर 1 नासिका होती है। नासिका यानी नोज, नोज या इसको कहते हैं नोस्ट्रिल्स, क्या कहते हैं, नासाद्वार, या कहते हैं नासादार, नोस्ट्रिल्स, ठीक है। नासिका और नासादार। नंबर 2 पर होती है, ये होता है नासा मार्ग। क्या होता है? नासा मार्ग। मान लिया ये यहाँ से एक मनुष्य का मैं बना देता हूँ चित्र, यहाँ पर ऐसे है, ठीक है, ये भाई अच्छा नहीं बनेगा हमसे, ऐसे मनुष्य का है
और यहाँ पे उसकी नाक खुल रही है, यहाँ पे उसकी नाक खुल रही है और ऐसे जो है ये गले तक, यहाँ तक गले से जाता है, ठीक है। यहाँ पर जो है ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। तो यहाँ तक तो नासिका होती है, यहाँ तक तो नासिका होती है, बाल बना कर इसके यहाँ तक तो नासिका होती है और इसके बाद में इसको नासा मार्ग कहते हैं। इसको नासा मार्ग मतलब नासिका से वायु प्रवेश करती है और नासा मार्ग के माध्यम से गले तक पहुंचती है। नासा मार्ग के बाद में आती है नंबर 3 हमारा गला, यानी कि गला। गला कहते हैं या कंठ कहते हैं या कंठ क्षेत्र, इसको कहते हैं कंठ क्षेत्र। कंठ क्षेत्र में 2 चीज़ें होती हैं, एक तो होती है ग्रसनी, एक होती है ग्रसनी जिसको हम लोग फेरिंग्स कहते हैं, और दूसरी होती है लैरिंग्स यानी कि स्वर यंत्र। यहाँ पर लगा होता है स्वर यंत्र। स्वर यंत्र मतलब ये लगा होता है लैरिंग्स, LARYNX, ठीक है। लैरिंग्स लगा होता है, फेरिंग्स लगा होता है। और इसके बाद नंबर 4 पे लगा होता है श्वास नली। क्या होती है? श्वास नली होती है, श्वास नली जिसको कहते हैं ट्रैकिया, इसको कहते हैं ट्रैकिया यानी श्वास नली होती है। नंबर 5 पे श्वास नली आगे बढ़कर बट जाती है ब्रोंकाई में। किसमें बट जाती है? ब्रोंकाई में बट जाती है। श्वास नली ब्रोंकाई में बट जाती है और ब्रोंकाई आगे बढ़कर जो है वो प्राथमिक द्वितीयक ब्रोंकाई में बट जाती है। प्राथमिक और द्वितीयक ब्रोंकाई में बट जाती हैं। और उसके बाद नंबर 7 आता है फेफड़े। नंबर 7 आता है फेफड़े, यानी कि यहाँ पर गैसों का विनिमय होता है। गैसों का विनिमय होता है, यहाँ पर गैसों का विनिमय होता है। तो हमने यहाँ पर एक पूरा चार्ट बना लिया है। जैसे हम समझेंगे नोज़ जो है श्वसन के सहायक अंग होते हैं, वो ऊपर दिए हैं नंबर 6 तक। उसके बाद प्रमुख अंग होता है फेफड़ा, यानी कि श्वसन जो क्रिया होती है वो फेफड़े के अंदर होती है। फेफड़े ही गैसों का विनिमय करते हैं। तो नासिका, नासाद्वार, नंबर 2 नासा मार्ग, कंठ क्षेत्र में 2 चीज़ें होती हैं, ग्रसनी और स्वरयंत्र, श्वास नली ट्रैकिया, नंबर 5 ब्रोंकाई, नंबर 6 प्राथमिक और द्वितीयक ब्रोंकाई, ठीक है। ब्रोंकाई ही आगे बढ़कर बट जाती, जिनको प्राथमिक और द्वितीयक ब्रोंकाई। अब आते हैं इधर, समझ लेते हैं। यहाँ तक तो नासिका और नासा मार्ग हो गया। नासिका नासा मार्ग के बाद में यहाँ पर लगा होता है ये, यहाँ पर लगा होता है ये, इसको कहते हैं स्वर यंत्र। क्या कहते हैं इसको? स्वर यंत्र, ठीक है। यहाँ से ये स्वर यंत्र में जुड़ जाती है और फिर ट्रैकिया से होते हुए ये 2 ब्रोंकाई बट जाती हैं, यानी ट्रैकिया आगे बढ़कर 2 भागों में बट जाती है, जिसको हम लोग ब्रोंकाई कहते हैं। ये ब्रोंकाई फेफड़ों में आते ही फिर से मतलब बट जाती हैं और बटी हुई जो होती हैं उनको हम लोग प्राथमिक ब्रोंकाई कहते हैं। फिर उसके बाद दोबारा फिर बट जाती हैं, उसको हम लोग द्वितीयक, फिर तृतीयक, प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक ब्रोंकाई बटती चली जाती हैं। तो अब हम समझेंगे नासिका के बारे में, थोड़ा थोड़ा पढ़ लेंगे और जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं उनको पढ़ते चलेंगे साथ में, ठीक है। इसको इरेज कर देते हैं, वहाँ पे चित्र बना रहेगा। देखो ज़रा, नासिका या नासा मार्ग। नासिका, इसमें देखो वायु को ग्रहण करने के लिए तथा उससे साफ कर तथा उसे छानने के लिए, इसमें रोएदार, इसमें उसे छानने के लिए
रोएदार त्वचा होती है। यहाँ पर अंदर की त्वचा कैसी होती है? रोएदार होती है, त्वचा होती है, ठीक है, जो धूल मिट्टी आदि को रोक लेती है, जो धूल मिट्टी को हमारे शरीर के अंदर जाने से रोकती है, जो धूल मिट्टी को शरीर के अंदर जाने से रोकती है, शरीर के अंदर जाने से रोकती है, जाने से रोकती है, ठीक है। अगर धूल मिट्टी हमारे शरीर मतलब फेफड़ों के अंदर तक पहुंच जाता है तो हमको कई प्रकार के रोग हो जाते हैं। जैसे जो लोग धूल भरे स्थानों में काम करते हैं तो उनको खांसने एवं छींकने की एलर्जी हो जाती है, तो वो लोग मास्क और कपड़े का यूज़ करते हैं, अपने मुंह पर बांध लेते हैं जिससे उनको। उसके बाद आता है नासा मार्ग। नंबर 2 पर क्या आता है? नासा मार्ग। नासा मार्ग यह एक लंबी नलिका होती है, लंबी घूमी नलिका होती है। इसमें धूल मिट्टी को रोकने के लिए श्लेष्म स्रावित होता है। यह एक श्लेष्म का मतलब होता है गोंद जैसा पदार्थ, श्लेष्म स्रावित करता है, ठीक है, जिसमें धूल और मिट्टी चिपक जाते हैं। धूल मिट्टी को रोक लेता है, जो धूल मिट्टी को रोक लेता है और नासिका को ग्रसनी से जोड़ता है, नासिका को ग्रसनी से जोड़ता है, ठीक है, नासिका को ग्रसनी से जोड़ता है। अब पढ़ते हैं हम लोग कंठ क्षेत्र में ग्रसनी। नंबर 3 क्या थी? ग्रसनी या फेरिंग्स, ठीक है, फेरिंग्स जो होती है वो यह आहार नाल, जिससे हम लोग भोजन ग्रहण करते हैं, और श्वास नाल, आहार नाल और श्वास नाल के बीच जो है साझे जो है यह आहार नाल और श्वास नली के बीच साझा रूप में कार्य करती है, मतलब दोनों के यूज में आती है, ठीक। वे साझे के रूप में कार्य करती है, के बीच साझे में काम करती है, ऐसा लिख लो, साझे में कार्य करती है, ठीक है। तो जो आहार नाल और श्वास नली के बीच में साझे में कार्य करती है। चलिए अब इसके बाद में हम लोग ग्रसनी के बाद में पढ़ते हैं स्वर यंत्र के बारे में। ग्रसनी के बाद में पढ़ते हैं स्वर यंत्र के बारे में, इसको इरेज कर देते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे स्वर यंत्र के बारे में, इसके बारे में पढ़ेंगे, कभी तो सही लिख जाया करो। स्वर यंत्र के बारे में इसको पढ़ते हैं लैरिंग्स, LARNYX, ठीक है, लैरिंग्स के बारे में। यह उपास्थि का बना हुआ होता है और ग्लोटिस के ऊपर लगा होता है। यह उपास्थि का बना हुआ बॉक्स होता है, ठीक है। इसमें 2 स्वर जो हैं धागे या वोकल इसमें
दो वोकल कार्ड लगे होते हैं, वोकल कार्ड्स लगे होते हैं, दो वोकल कार्ड्स लगे होते हैं। उपास्थि का बना हुआ बॉक्स होता है, इसमें दो वोकल कार्ड्स लगे होते हैं जिनसे ध्वनि निकलती है, जिनसे ध्वनि निकलती है। ठीक है, जिनसे ध्वनि निकलती है। आगे यही ध्वनि जो है होंठ, जीभ और तालु, कंठ, इनके सब के रूप में परिवर्तित होकर के स्वर में परिवर्तित हो जाती है। मतलब यहाँ से जो ध्वनि निकलती है वो कोई स्वर व्यंजन नहीं होती, ये स्वर व्यंजन में परिवर्तित होकर होती है हमारे मुख गुहा में आकर। मुख गुहा में कुछ ऐसे अंग होते हैं जैसे जीभ है, तालु है, दांत हैं, होंठ हैं, इनमें जो है टकराकर और इनसे ये परिवर्तित होकर स्वर व्यंजन बना लेती हैं। ठीक है, स्वरयंत्र, इसमें जो है स्वरयंत्र में थोड़ा समझ लेते हैं। यहाँ पे लगा है स्वरयंत्र, ठीक है, स्वरयंत्र के ऊपर लगा है एपिग्लोटिस, एपिग्लोटिस के ऊपर है ग्रसनी। ग्रसनी आहार नाल और श्वास नाल का साझा अंग होता है। ग्रसनी आहार नाल और आहार नाल और श्वास नली का साझा अंग होता है। ये जब भोजन हम लोग निगलते हैं, तो ग्रसनी के नीचे लगा होता है एपिग्लोटिस, ये लैरिंग्स को ढक लेता है, जिससे जो भोजन के कण होते हैं वो लैरिंग्स में नहीं जाते हैं या श्वास नली में नहीं जाते हैं, वो सीधे हमारी आहार नाल में चले जाते हैं। जब कभी भी हम लोग जब खाना खाते हैं तो हमको बोलने के लिए मना किया जाता है। क्यों? क्योंकि जब बोलेंगे तो ये एपिग्लोटिस अंदर से खुल जाता है, ये एपिग्लोटिस अंदर से खुल जाता है और भोजन के कण भी उसी टाइम जब पहुँचते हैं तब भोजन के कण हमारे श्वास नली में प्रवेश करने की कोशिश करते हैं। तब होता क्या है, बहुत तेज़ से हमको अंदर से जो है खांसी टाइप की आती है, जिसे हम लोग भोजन के कण बाहर निकाल लेते हैं या धीरे धीरे उसको एडजस्ट कर ले जाते हैं। बहुत से लोग होते हैं जो एडजस्ट कर ले जाते हैं, लेकिन जब बच्चे छोटे होते हैं तो वो बाहर ही फेंक देते हैं। ठीक, ऐसा हम लोग बड़े हो गए हैं तो हम लोग एडजस्ट कर लेते हैं। एपिग्लोटिस, फिर एपिग्लोटिस के नीचे स्वरयंत्र, फिर ग्लोटिस, उसके बाद में ट्रैकिया, इससे ध्वनि निकलती है। पुरुषों में इसे जो है लैरिंग्स को, पुरुषों में इसे एडम्स एप्पल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एडम्स एप्पल कहा जाता है। ठीक, ये भी लिख लो, पुरुषों में इसे एडम्स एप्पल कहा जाता है। इसके बाद का जो अंग है वो है ट्रैकिया। क्या नाम है उसका? है ट्रैकिया, या इसको कहेंगे श्वास नली, इसको कहेंगे श्वास नली। श्वास नली जो होती है, यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ से, ये 10 से 12 सेंटीमीटर, कितनी? 10 से 12 सेंटीमीटर लगभग लंबी होती है, लंबी नली होती, श्वास नली लिख लेंगे यहाँ पे। देखिए, हम जो कहते हैं उसको आप अपनी कॉपी पे नोट कर लीजिएगा, और ऐसा नहीं कि ये बहुत कठिन चीज़ है, कठिन कुछ नहीं। अगर आप लोग मन से पढ़ते हैं तो सब याद हो जाएगा। गणित है, विज्ञान है, केमिकल फार्मूले हैं, रिएक्शन है। रिएक्शन याद करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। नहीं भाई, उसको मन से याद कीजिए, आप एक बार उसको ध्यान से पढ़िए, याद होगा। याद हो जाएगा, ऐसा नहीं है कि जो है कुछ याद नहीं होगा। यदि अंधकार से लड़ने का संकल्प कोई कर लेता है तो एक अकेला जुगनू भी सब अंधकार हर लेता है। तो जब जुगनू अंधकार हर सकता है तो आप तो मतलब घर के कुल दीपक हैं, मेहनत करिए, आगे सफलता ज़रूर मिलेगी। ठीक है, ये तो आपका बेस है। अगर आप हाई स्कूल में पढ़ रहे हैं तो इसको इतने अच्छे तरीके से पढ़िए कि जो है आगे जो भी कंपटीशन या कोई एग्ज़ाम आए तो उसमें ये बाकी ना रहे कुछ। ठीक है, सब आपको आना चाहिए। आजकल तो शिक्षा के अच्छे अच्छे माध्यम हो गए हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन। ठीक है, तो पढ़ते रहिए, कोई ज़्यादा फीस नहीं है, बशर्ते आप अपने टाइम को वेस्ट ना करिए। सबसे बड़ा जो है समस्या क्या रहती है, हम लोग टाइम को वेस्ट करते रहते हैं, फर्जी कामों में उसको वेस्ट करते हैं। हम लोग जो है
अपना टाइम वेस्ट करने के बजाय कहीं ना कहीं यूज़ करें, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं इसके बारे में, ट्रैकिया या श्वास नली के बारे में। तो ट्रैकिया या 10 से 12 सेंटीमीटर या 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी पतली दीवार की नलिका होती है। पतली दीवार की नली होती है, पतली दीवार की नली होती है, ठीक है, जिसमें उपास्थ यानी कार्टिलेज के बने छल्ले पड़े होते हैं। इसमें उपास्थ के बने छल्ले पड़े होते हैं, इसमें उपास्थ के बने छल्ले पड़े होते हैं। ये उपास्थ के छल्ले इसलिए पड़े होते हैं जब कभी भी वायु की कमी पड़ती है, जब हम लोग सांस बाहर छोड़ते हैं तो फेफड़ों के अंदर और श्वास नली के अंदर वायु की कमी हो जाती है। और जब कोई वायु की कमी हो जाती है तो पाइप आपस में ऐसे चिपक जाती है। कोई भी पाइप है जब उसमें आप फूंकते हैं तो वो फूल जाती है, उसको आप अपनी तरफ खींच लेते हैं वो चिपक जाती है। ऐसे जब चिपक जाती है तो हमारे शरीर के अंदर ऐसा होगा तो हमको काफ़ी जो है दिक्कतों का सामना करना पड़ जाएगा। इसलिए जो है ये उपास्थ के छल्ले पड़े होते हैं जो अपूर्ण होते हैं। कैसे होते हैं ये छल्ले उपास्थ के बने अपूर्ण छल्ले, यानी कि अपूर्ण उपास्थ के बने अपूर्ण छल्ले पड़े होते हैं जो श्वास नली को चिपकने से रोकते हैं, जो श्वास नली को चिपकने से रोकते हैं। जो श्वास नली को चिपकने से रोक लेते हैं। इतनी सी बात समझ में आई आपको। अब हम लोग पढ़ेंगे जो श्वास नली है वो ब्रोंकाई में आगे बढ़कर बट जाती है। श्वास नली ब्रोंकाई, क्या पढ़ते हैं ब्रोंकाई। ब्रोंकाई की स्पेलिंग होती है BRONCHI, ठीक है, ब्रोंकाई। ब्रोंकाई जो श्वास नली होती है या आगे बढ़कर श्वास नली आगे जाकर श्वास नली जो है वो आगे जाकर दो भागों में बट जाती है। दो भागों में बट जाती है। श्वास नली आगे जाकर दो भागों में बट जाती है। इनको हम लोग ब्रोंकाई कह देते हैं। जैसे यहाँ से बट जाते हैं इसको ब्रोंकाई कहते हैं। ब्रोंकाई भी फेफड़ों में प्रवेश करने के बाद फेफड़ों में प्रवेश करने के बाद फेफड़ों में प्रवेश करने के बाद शाखाओं में बट जाती है। शाखाओं में बट जाती है। और ये शाखाएं पुनः शाखाओं में बट जाती हैं। पुनः शाखाओं में बट जाती हैं। ये शाखाएं पुनः शाखाओं में बट जाती हैं। जैसे यहाँ पे हम लिख देते हैं, यहाँ पे जगह तो बची नहीं है तो यहीं पर लिख लेते हैं, जगह है काफ़ी। तो ये है ब्रोंकाई, इसको कहते हैं ब्रोंकाई, ठीक है। ब्रोंकाई बट गई तो बनी प्राथमिक या फर्स्ट प्राइमरी ब्रोंकाई, ठीक है, प्राथमिक ब्रोंकाई। ठीक, उसके बाद प्राथमिक ब्रोंकाई भी बट गई द्वितीयक ब्रोंकाई में। किसमें बट गई? द्वितीयक ब्रोंकाई में। द्वितीयक ब्रोंकाई भी बट गई तृतीयक ब्रोंकाई में। किसमें बट गई? तृतीयक ब्रोंकाई। मतलब कुल मिला के ये बटती ही रहती है। इनको तृतीयक ब्रोंकाई को ब्रोंकियोलेस कहते हैं, ठीक है। ये सबसे लास्ट वाला पार्ट है,
ठीक है। ब्रोंकाई प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक ब्रोंकाई में बंटती रहती हैं और लास्ट में इनको हम लोग ब्रोंकियोलस कहते हैं। ठीक है। जैसे यहाँ पर ब्रोंकाई है, ब्रोंकाई ये बाएं वाले फेफड़े में जाकर इंटर करी है और इंटर होकर प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक इनमें सब में बट जाती है। ठीक है। ये ब्रोंकाई इसमें बट गई है। इतना नोट, हम जो भी लिखाते हैं उसको आप अपनी कॉपी पे नोट करते रहिएगा। ठीक है। इससे ज़्यादा अगर आता है सचित्र वर्णन कीजिए, तो यही करना है आपको। बाकी इससे छोटे छोटे सवाल लघुत्तरी और अति लघुत्तरी भी बन सकते हैं। ठीक है। वो प्रश्न भी हम करवा देंगे। स्वरयंत्र। अब इसके बाद में पढ़ते हैं, ब्रोंकाई तक पहुंच गए। ब्रोंकाई तक पहुंचने के बाद हमारे मेन अंग क्या बचे हैं? फेफड़े बचे हैं। हमारे मेन अंग फेफड़े बचे हैं। तब अब हम फेफड़े के बारे में पढ़ते हैं। इसको इरेज कर देते हैं, फेफड़े के बारे में जानेंगे। ठीक है। अब पढ़ते हैं फेफड़े के बारे में। ठीक है। देखो, फेफड़े, फेफड़े या लंग्स। ठीक है। फेफड़े और लंग्स यानी कि ये दो जोड़ी होते हैं। ये थैलेनुमा संरचना होती है। ये थैलेनुमा संरचना हमारे रिब केज में बंद रहती है। ठीक है। मनुष्य में दो फेफड़े होते हैं। मनुष्य में दो फेफड़े कहाँ पर स्थित होते हैं? मनुष्य में दो फेफड़े रिब केज यानी पसलियों के बने, मनुष्य में दो फेफड़े पसलियों के बने पिंजड़े में, किसमें? पसलियों के बने पिंजड़े में रखे होते हैं। ठीक है। मनुष्य में जो फेफड़े होते हैं वो पसलियों के बने पिंजड़े में रखे होते हैं। ये गुलाबी रंग की थैलेनुमा कैसी होती है? थैलेनुमा। इसका आकार कैसा होता है? शंकु। कैसे होता है? शंकु। थैलेनुमा संरचना होती है। ठीक है। फेफड़े, ये मनुष्य में दो फेफड़े पसलियों के बने पिंजड़े में रखे होते हैं। ये गुलाबी रंग की थैलेनुमा संरचना होती है। इसके बाहरी झिल्ली को फेफड़ों की बाहरी झिल्ली को प्लूरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्लूरा कहा जाता है। फेफड़ों की बाहरी झिल्ली को प्लूरा कहा जाता है, जो इसे बाहरी आघात और जो है चोट फेट लगने से बचाती है। पसलियों में तो ये सुरक्षित रहते हैं, लेकिन उसके बाद भी प्लूरा लगी होती है जिससे ये सुरक्षित रहते हैं। अब थोड़ी दो जानकारी होती है। ये है दायां फेफड़ा, ये है दायां फेफड़ा और ये वाला है बायां फेफड़ा। दायां फेफड़ा बाएं फेफड़े की अपेक्षा थोड़ा बड़ा होता है और फेफड़ों के भागों, इस दाएं फेफड़े के 3 भाग होते हैं, बाएं फेफड़े के 2 ही भाग होते हैं। तो ये भी यहाँ पर लिख लेते हैं। दायां फेफड़ा बाएं फेफड़े की अपेक्षा दायां फेफड़ा बाएं फेफड़े से बड़ा होता है। ठीक है। फेफड़े से बड़ा होता है। ठीक है। बाएं फेफड़े के 2 भाग होते हैं। बाएं फेफड़े, अरे भाई गलत क्यों लिख जाते हो? बाएं फेफड़े के 2 भाग होते हैं। बाएं फेफड़े के 2 भाग होते हैं। ठीक है। और दाएं फेफड़े के, जबकि दाएं फेफड़े के 3 भाग होते हैं। ठीक है। 3 भाग होते हैं। बाएं फेफड़े के 2 भाग होते हैं, दाएं फेफड़े के 3 भाग होते हैं।
बाएं फेफड़े को लोब्स कहा जाता है, यानी फेफड़ों के भाग को स्पेशल टर्म है, ये भाग को लोब्स कहा जाता है, LOBS, ठीक, लोब्स कहा जाता है। तो हमने यहाँ पे क्या समझा है कि फेफड़े, मनुष्य में 2 फेफड़े पसलियों के बने पिंजड़े में रिब केज में सुरक्षित रहते हैं। ये गुलाबी रंग की थैलेनुमा संरचना होती है। फेफड़ों की बाहरी झिल्ली को प्लूरा कहा जाता है। दायां फेफड़ा बाएं फेफड़े के अपेक्षा बड़ा होता है। बाएं फेफड़े के 2 भाग होते हैं और दाएं फेफड़े के 3 भाग होते हैं। फेफड़ों के भाग को लोब्स कहा जाता है। इतनी बात हमने फेफड़ों के बारे में समझी है। अब समझते हैं जब ब्रोंकाई यहाँ पर खुली आकर के है तो ब्रोंकाई आगे बढ़कर क्या करती है फेफड़े में, ये बात हम समझाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स, ठीक, ब्रोंकियोल्स का आखिरी सिरा एल्वियोली में किसमें खुलता है, कूपिका में खुलता है, जिसको हिंदी में कहते हैं कूपिका और इंग्लिश में कहते हैं एल्वियोली, ठीक है, एल्वियोली में खुलता है, ठीक। फेफड़ों को जो ब्रोंकियोल्स का आखिरी सिरा है वो कूपिका के अंदर खुलता है। कूपिका में रक्त केशिकाओं का जाल होता है। कूपिकाओं में रक्त केशिकाओं का जाल होता है, ठीक है, जो ऑक्सीजन को ग्रहण करती हैं, ठीक है। इनमें विसरण क्रिया के माध्यम से विसरण क्रिया के द्वारा ऑक्सीजन विसरण क्रिया के द्वारा ऑक्सीजन ना लिखो, गैसों का विसरण क्रिया के द्वारा गैसों का विनिमय होता है, गैसों का विनिमय होता है, ठीक है। ब्रोंकियोल्स का आखिरी सिरा कूपिका में खुलता है। इतनी हेडिंग लिखने के बाद आपने यहाँ से लिखना शुरू करेंगे, ठीक। ये तो इसकी फिजिकल जो भौतिक चीज़ है उसके बारे में हमने जानकारी लिखी। अब उसके अंदर होता कैसे क्या है अब यहाँ पर समझेंगे। ब्रोंकियोल्स का आखिरी सिरा कूपिका में खुलता है। कूपिका एक गुच्छनुमा संरचना होती है। इसके अंदर बहुत सी केशिकाओं के जाल पिछे होते हैं। इन केशिकाओं में वैस्कुलर जो है संवहन ऊतक पाए जाते हैं जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का लेन देन करते हैं, और जी ऑक्सीजन और इसका लेन देन करते हैं, इसी को हम लोग गैसीय विनिमय कह देते हैं। गैसीय विनिमय होता है, ठीक है। इसके द्वारा फेस में गैस ब्रोंकियोल्स का आखिरी सिरा कूपिका में खुलता है। कूपिका में रक्त की कोशिकाओं का जाल बिछा होता है। इसमें विसरण क्रिया के द्वारा गैसों का विनिमय होता है। गैसों के विसरण की क्रिया हो गई है। अब हम लोग समझेंगे कूपिका के बारे में, हो गया। अब इसको हम इरेज कर देते हैं, ठीक है। रक्त केशिकाओं का जाल, कैपिलरीज का जाल बिछा होता है, ठीक है। इसको हम इरेज कर देते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे श्वास की क्रिया के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? श्वास की क्रिया के बारे में। श्वास की क्रिया कैसे होती है? तो श्वास की क्रिया जो होती है 2 भागों में बटी होती है। श्वास की क्रिया 2 भागों में बटी होती है, एक सांस लेना और दूसरा सांस छोड़ना। तो श्वास की क्रिया 2 भागों में बटी होती है। श्वास की क्रिया, ठीक है, ठीक है। हम लोग श्वास की क्रिया लेने को 2 भागों में, एक होती है सांस लेना, दूसरा होता है सांस छोड़ना, ठीक है, सांस छोड़ना, ठीक है। श्वास लिख लो भाई, सांस ना लिखो,
श्वास, ये भी लिख लेते हैं इसको श्वास, ठीक। श्वास लेना और श्वास छोड़ना। श्वास लेना का मतलब होता है अंतः श्वसन, इसको कहते हैं अंतः श्वसन। अंतः श्वसन इसको कहते हैं निः श्वसन, निः श्वसन। ब्रीथ इन और ब्रीथ आउट, और इंग्लिश में इसको कह देते हैं इनहेल। क्या कहते हैं? INHALATION, इनहेलेशन। और इसको कहते हैं एक्सहेलेशन, EXHALATION, ठीक है। श्वास की क्रिया दो भागों में बटी होती है, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। सांस लेना इनहेलेशन, सांस छोड़ना एक्सहेलेशन। सांस लेने की क्रिया में होता क्या है? सांस लेने की क्रिया में होता क्या है? श्वास लिखो, श्वास लेना अंतः श्वसन, यानी कि अंतः श्वसन, इनहेलेशन। क्या होता है? इनहेलेशन। तो जब हम लोग सांस लेते हैं तो हमारे यहाँ पर एक डायाफ्राम लगा होता है। सांस लेने और सांस छोड़ने में डायाफ्राम का यूज़ होता है। सांस लेने और सांस छोड़ने में डायाफ्राम का यूज़ होता है। तो देखते हैं, जब डायाफ्राम के सिकुड़ने से, किससे? सिकुड़ने से या संकुचित होने से, सिकुड़ने से फेफड़ों का आयतन बढ़ जाता है। फेफड़ों का आयतन बढ़ जाता है, फेफड़ों का आयतन बढ़ जाता है। और फेफड़ों के अंदर का वायु दाब, फेफड़ों के अंदर का वायु दाब, फेफड़ों के अंदर का वायु दाब कम पड़ जाता है, कम पड़ जाता है फेफड़ों के अंदर। और जिससे बाहर की वायु, जिससे बाहर की वायु, जिससे बाहर की वायु फेफड़ों में प्रवेश कर जाती है, फेफड़ों में प्रवेश कर जाती है, ठीक है। ये डायाफ्राम के सिकुड़ने से फेफड़ों का आयतन बढ़ जाता है। तो थोड़ा हम लोग यहाँ पर समझेंगे। देखो ज़रा, मान लिया तुम्हारा ये है ऐसे और ऐसे, यहाँ पर फेफड़े बने हुए हैं, ठीक है, और ये बना हुआ है फेफड़ा, ठीक है। अब डायाफ्राम की स्थिति इस समय ये है, इस समय डायाफ्राम की स्थिति ये है, यानी कि ये डायाफ्राम लगा है, इस समय डायाफ्राम की स्थिति है, ये है अंतः श्वसन, ये हो गया अंतः श्वसन, यानी कि फेफड़े अपनी पूरी क्षमता के अनुसार नीचे की ओर बढ़ जाते हैं, डायाफ्राम नीचे की तरफ खिसक जाता है। दूसरी स्थिति यहाँ पर बनाते हैं, इसके लिए हम यहाँ पे ऐसे ऐसे, दूसरी स्थिति हम यहाँ पर बना देते हैं, ठीक है। ये चीज़, ये डायाफ्राम यहाँ पर, अब की बार में डायाफ्राम ऐसे आ गया, अब की बार में डायाफ्राम ये शिथिल हो गया, ये क्या हो गया? शिथिल हो गया डायाफ्राम। यहाँ पे डायाफ्राम देखो भाई, यहाँ पे डायम संकुचित हो रहा है, यहाँ पर सिकुड़ रहा है डायाफ्राम। सही से लिखता हूँ, डायाफ्राम सिकुड़ता है, और यहाँ पर डायाफ्राम ऐसे हो जा रहा है, डायाफ्राम ऐसे हो जा रहा है, यानी कि डायाफ्राम शिथिल यानी फैलता है, ठीक। इसको कहते हैं शिथिलन। क्या कहते हैं? शिथिल होता है, ठीक। यहाँ पर संकुचित होता है, यहाँ पर संकुचित होता है। तो भैया इसको समझते हैं, डायाफ्राम जब फैलता है, भाई एक बात बताओ, जब कोई चीज़ फैलेगी तो बड़ी होगी, और जब चीज़ सिकुड़ेगी तब छोटी होगी। ठीक ऐसे ही
ये मान लिया तुम्हारा फेफड़ा इस आकार में होता है, ये फेफड़ा इस आकार में होता है। जब हम लोग सांस लेते हैं तो हमारा डायफ्राम नीचे की तरफ जाता है, यानी कि वो सिकुड़ जाता है और फेफड़ों को काफ़ी जगह मिल जाती है हवा भरने के लिए। ये जब जगह ज़्यादा मिल जाती है तो इसके अंदर जो वायु भरी है उसका दाब कम पड़ जाता है और बाहर से वायु फेफड़े बाहर ले लेते हैं। ठीक है, जब हम लोग को सांस बाहर छोड़नी होती है तो डायाफ्राम ये ऊपर की तरफ भाग जाता है, ये ऊपर की तरफ भाग जाता है। इसको मैंने इस तरीके से नहीं बनाया है। डायाफ्राम ऊपर की तरफ चला जाता है। जब ऊपर की तरफ जाता है तो ये फेफड़े को ऊपर की तरफ दबा देता है, जिससे फेफड़े दब जाते हैं और इनके अंदर का प्रेशर है वो बढ़ जाता है। प्रेशर बढ़ता है तो वायु यहाँ से निकलकर बाहर चली जाती है, और जब प्रेशर घटता है तो वायु अंदर की तरफ आ जाती है। यही क्रिया बार बार होती है, इसी को कहते हैं सांस लेना और सांस छोड़ना, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब हम दोनों बातें कर लेंगे, यानी कि अंतःश्वसन और निःश्वसन क्या होता है। ठीक है, इसको ऐसा निकाल देते हैं। ठीक है, वायु फेफड़ों में प्रवेश कर जाती है। ठीक है, एक मनुष्य लगभग 500 ml वायु सोख लेता है, वायु सोख लेता है। ठीक, लगभग 500 ml वायु सोख लेता है, जिसे प्रवाही आयतन, इसे टाइडल वॉल्यूम कहते हैं। यही क्या होता है, TIDEL, टाइडल वॉल्यूम या प्रवाही आयतन कहा जाता है। इसको ही हम लोग प्रवाही आयतन कहते हैं। दूसरी चीज, अंतःश्वसन में क्या हुआ, डायाफ्राम के सिकुड़ने से फेफड़ों का आयतन बढ़ जाता है। फेफड़ों का आयतन बढ़ने से जो फेफड़ों के अंदर के वायु दाब है वो कम पड़ जाता है। फेफड़ों के अंदर वायु दाब कम पड़ने की वजह से बाहर की वायु भी फेफड़ों में पहुंच जाती है। एक मनुष्य का लगभग 500 ml वायु एक बार में, एक मनुष्य लगभग एक बार में 500 ml वायु सोख लेता है, जिसे टाइडल वॉल्यूम या प्रवाही आयतन कहते हैं। ठीक, अब पढ़ते हैं दूसरा, श्वास छोड़ना। श्वास छोड़ना या निःश्वसन, हिंदी में क्या कहते हैं, निःश्वसन, एक्सहेलेशन। ठीक है, एक्सहेलेशन कहते हैं। श्वास छोड़ना, एक्सहेलेशन, जब क्या होता है, डायाफ्राम शिथिल होता है। जब डायाफ्राम के शिथिल होने से, यानी कि फैलने से, शिथिल होने से यह ऊपर की ओर चंद्राकार लिख लो, ऊपर की ओर चंद्राकार या डोम के आकार का लिख लो। ठीक है, ऊपर की ओर उठ जाता है तो फेफड़े का आयतन कम पड़ जाता है। फेफड़े का आयतन कम पड़ जाता है, फेफड़ों का आयतन कम पड़ जाता है। जब आयतन कम होता है, यानी कि जगह कम होगी, तो वहाँ के बैठे लोग दबेंगे, यानी कि दाब ज़्यादा हो जाएगा। आयतन कम पड़ जाता है और फेफड़ों के अंदर का दाब, फेफड़ों के अंदर का वायु दाब बढ़ जाता है। और जब भाई वायु दाब यानी प्रेशर ज़्यादा होगा तो वायु बाहर की तरफ भागने की कोशिश करेगी, तो आयतन बढ़ जाता है, तो अंदर का वायु दाब बढ़ जाता है। तो फेफड़ों के अंदर की वायु, फेफड़ों के अंदर की वायु बाहर निकल जाती है नासा मार्ग द्वारा। ये भी लिख लो, नासा मार्ग द्वारा बाहर निकल जाती है, बाहर निकल जाती है।
फेफड़ों की वायु नासा मार्ग द्वारा बाहर निकल जाती है। ठीक है। दूसरी चीज़, ये बात तो समझ में आ गई। एक चीज़ और है, वो भी लिख लेते हैं कि फेफड़े जो होते हैं वो कभी भी खाली नहीं रहते हैं। फेफड़े जो हैं वो कभी भी खाली नहीं रहते हैं, यानी कि हम अगर चाहें तो अपने अंदर की फेफड़ों की वायु को पूरा नहीं निकाल सकते हैं। तो इसको कहते हैं हम लोग अवशेषी आयतन। फेफड़ों में अवशेष के रूप में कुछ वायु जो है वो बनी रहती है, उसे हम चाह कर भी नहीं निकाल सकते हैं। जब वो वायु हमारे फेफड़ों से बाहर निकल जाती है तो आदमी जो है निकल लेता है ऊपर की तरफ। तो अब हम लोग है इसके बारे में पढ़ चुके हैं। अब थोड़ा है पढ़ेंगे कि जो है श्वास की क्रिया के बारे में। गैसों का परिवहन क्या पढ़ेंगे? गैसों का परिवहन पढ़ेंगे। तो इसको इरेज कर देते हैं। गैसों का परिवहन, गैसों का परिवहन। ठीक है, गैसों का परिवहन। तो गैसों का परिवहन और रक्त के द्वारा किया जाता है। यहाँ पे लिख लो, कूपिका में उपस्थित रक्त केशिकाएं, रक्त केशिकाएं कैपिलरीज, केशिकाएं कैपिलरीज ऑक्सीजन को रक्त में मिलाती हैं, रक्त में मिला देती हैं। कैपिलरीज ऑक्सीजन को रक्त में मिला देती हैं। ठीक है। मनुष्य के रक्त में हीमोग्लोबिन, यानी रक्त में हीमोग्लोबिन क्या पाया जाता है? रक्त वर्णक हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से मिलकर, हीमोग्लोबिन रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से मिलकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। क्या बनाता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। ठीक है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। और जहाँ पर भी जिन ऊतकों या अंगों में ऑक्सीजन की कमी होती है वहाँ ले जाकर ऑक्सीजन को छोड़ देता है। या जहाँ ऑक्सीजन की कमी होती है, जहाँ ऑक्सीजन की कमी होती है, जहाँ ऑक्सीजन की कमी होती है वहाँ ऑक्सीजन को ले जाकर छोड़ देते हैं। वहाँ ऑक्सीजन की पूर्ति करते हैं, वहाँ ऑक्सीजन की पूर्ति करती है। ठीक है। दूसरी बात, ऑक्सीजन की पूर्ति करता है, जिससे तो हमारे जो है ऑक्सीजन की पूर्ति करते हैं। वहाँ से उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड को, CO2 को रक्त द्वारा कहाँ तक लाया जाता है? कूपिका यानी कि एल्वियोली तक लाया जाता है। रक्त द्वारा CO2 को रक्त द्वारा एल्वियोली, एल्वियोली को रक्त द्वारा एल्वियोली तक लाया जाता है। और एल्वियोली से, ऐसे लिख लो, यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड CO2 फेफड़ों से बाहर निकल जाती है। यहाँ से CO2 फेफड़ों से बाहर निकल जाती है, फेफड़ों से बाहर निकल जाती है। यहाँ से CO2 फेफड़ों से बाहर निकल जाती है, यानी कि जो
कूपिका होती है वहाँ पे केशिकाएं उपस्थित होती हैं। केशिकाएं ऑक्सीजन को कैच करती हैं और रक्त में घोल देती हैं। रक्त में उपस्थित होता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन रक्त में हीमोग्लोबिन उपस्थित होता है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से मिलकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है और ऑक्सी हीमोग्लोबिन उन ऊतकों तक जाता है जहाँ पर ऑक्सीजन की कमी होती है। जैसे हम कार्य कर रहे हैं तो हमारे हाथ को ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए, ज़्यादा ब्लड की सप्लाई चाहिए, तो इसलिए वो सारी जो ऑक्सीजन है वो इधर की तरफ ज़्यादा आती है। यहाँ पर जो है ऑक्सीजन के खपत होने से यानी श्वसन की क्रिया होने से कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती है। कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होने के बाद में रक्त में मिल जाती है। वही रक्त हमारी फेफड़ों तक पहुँचता है। फेफड़ों में उपस्थित होती हैं कूपिकाएँ। कूपिकाओं से कार्बन डाइऑक्साइड छनकर यानी बाहर निकलकर विसरण की क्रिया से बाहर निकल जाती है। विसरण की क्रिया से कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाती है जो फेफड़ों के माध्यम से फिर से बाहर निकल जाती है। तो यहाँ पर हमने कुछ पढ़ लिया है और यहाँ पर लिखते हैं जो दो चीज़ें और लिख लेते हैं। देखो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ घुल जाती है या हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ जाती है, जुड़ जाती है। और CO2 जो है वो हीमोग्लोबिन में CO2 जल में ज़्यादा विलय होती है। CO2 जल में ज़्यादा विलय होती है तो ये रक्त में उपस्थित जल में घुल जाती है। जल में ज़्यादा विलय होती है तो ये हीमोग्लोबिन इसको नहीं ले आता, ये जल में घुलकर चली जाती है। जल में ज़्यादा विलय होती है ऑक्सीजन के अपेक्षा। किसके अपेक्षा? ऑक्सीजन के अपेक्षा। ऑक्सीजन की अपेक्षा जल में ज़्यादा घुलनशील होती है। तो ऑक्सीजन को ले जाने वाला हीमोग्लोबिन, CO2 को लाने वाला जल, यानी कि उधर वापस जो CO2 है वो जल के माध्यम से वापस फेफड़ों तक आती है। तो यहाँ तक हमने कुछ समझ लिया है, ठीक है। आज हमने पढ़ लिया है मनुष्य के श्वसन तंत्र के बारे में। तो अब हम लोग मनुष्य के अलावा पौधों में श्वसन पढ़ेंगे। पौधों में श्वसन पढ़ने के बाद में एक चैप्टर है उत्सर्जन, यानी कि इसी में एक यूनिट है उत्सर्जन, तो उसको भी पढ़ेंगे। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।